तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स को। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही फ्रेंड्स हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखाओं अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। एसएससी पीएससी एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर बहुत ही आसानी से आप टॉपिक पर अच्छे कमांड कर सकते हैं। आपको देखिए वीडियो को अच्छे से देखना है और लास्ट में इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का मैंने एक टेस्ट रखा है, वो टेस्ट आपका जरूर लगाना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन अच्छे से हम करते हैं। पृथ्वी हमारी सौर मंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर हमें दो तरह की रेखाएं दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं की हेल्प से ही पृथ्वी पर किसी के स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ये रेखाएं जो होती है फ्रेंड्स, ये होती है काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चलिए इन दोनों रेखाओं के बारे में हम अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखा की, मतलब लैटिट्यूड लाइन्स की। तो जैसा कि आप ग्लोब पर देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी की दो ध्रुव होती है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्वेटर। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सभी स्थानों का जो अक्षांश होगा वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, ये जितने भी देश हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। तो इन देशों में अक्षांश की जो स्थिति होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब देखिए इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है, यानी किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समानांतर होती हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ग्लोब पर जितने भी अक्षांश रेखाएं होती है ये एक दूसरे के समानांतर होती है और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 111 किलोमीटर। आगे देखिए फ्रेंड्स, इस भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखाएं होती है उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए 21 जून को इस कर्क रेखा के सूर्य जो होता है वो एकदम ऊपर होता है, मतलब लंबवत होता है। इस कारण से इस उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेटर है इसे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है जिसे क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, लंबवत होता है। इस कारण से यह जो दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। अगर देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 179 होगी। और अगर रेखा माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 181 होगी। इसके अंतर्गत हमने 0 डिग्री अक्षांश की रेखा को हमने शामिल किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ा है भूमध्य रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जिसे ये तीनों रेखाएं जो होती है वो गुजरती है। अगर आप दूसरे कॉन्टिनेंट देखेंगे जैसे उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हुआ, एशिया हुआ, यूरोप हुआ, तो इन जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, वहां से ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। किसी से एक रेखा गुजर रही तो किसी से 2 रेखाएं गुजर रही, पर अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां तीनों रेखाएं जो होती है वो गुजरती हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले जितने भी काल्पनिक रेखाएं हैं ये सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है
और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अक्षांश रेखाओं की तरह देशांतर रेखाएं जो होती है वो समानांतर नहीं होती है। अक्षांश रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, देशांतर रेखा जो होती है एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी जो होगी वो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है, इक्वेटर पर होती है। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए इनकी गणना करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ग्रीनविच वेधशाला से निकालने वाले देशांतर रेखाओं को बेस माना गया, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को देखिए क्या कहा जाता है? प्रधान या मुत्तर रेखा, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 0 डिग्री देशांतर के नाम आपको पता होना चाहिए, प्रधान या मुत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर ग्रीनविच रेखा। ओके फ्रेंड्स, इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर हर एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची होती है। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा ग्लोब पर हमें देखने को मिलती है फ्रेंड्स। अब देखिए 180 डिग्री जो पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं हैं ये एक ही है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हमें ग्लोब पर देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये है एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी मतलब अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है, और मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है मतलब ग्रीनविच लाइन है, ये तीनों जो मेन लाइन आ रही है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को किस स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इस पर कौन कौन सा देश स्थित है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कौन कौन से देश स्थित है 0 डिग्री देशांतर रेखा पे मतलब ग्रीनविच लाइन पर। यूके, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया जैसे कि आपको पता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कर्क रेखा को काटती है अल्जीरिया में। अंटार्कटिका, ये जो मैंने आपको नाम बताया है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश है। इनको आपको बिल्कुल दिमाग में रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो ये हमने देशांतर रेखाओं के बारे में स्टडी किया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, 0 डिग्री देशांतर रेखा को उपयोग जो होता है वो समय निर्धारण में किया जाता है, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। इसकी हेल्प से दुनिया में समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग जो होता है वो दिनांक निर्धारण मतलब कि तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, तो आप बता सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं कि किस तरीके से समय निर्धारण होता है और किस तरह से तिथि का निर्धारण किया जाता है। यहाँ से भी देखिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स, उनको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात करें मतलब कि 0 डिग्री देशांतर के बारे में। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो समय वहाँ का जो होता है वो यूनिवर्सल टाइम कहलाता है, मतलब ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ठीक है, वही मेन टाइम है, उसको बेस मानकर सभी जगह का टाइम जो होता है वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों का जो समय है ग्रीनविच टाइम से आगे होता है, और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम के स्थानों का समय जो होगा वो ग्रीनविच टाइम से पीछे होता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा की। तो 180 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बिल्कुल सीधी नहीं है, कुछ देशों को दिन और समय समान करने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। ओके फ्रेंड्स,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नज़दीक जो जल डमरू मध्य पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य पड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट पड़ती है सबसे नज़दीक में। तो देखिए ये हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में अच्छे से स्टडी किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती है वो लंबवत गिरती है हमेशा, इसलिए यहाँ पे दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। सेकंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा होता है फ्रेंड्स कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपोष्ण उच्च दाब की अस्थाई पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश मतलब हॉट्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है और किन किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए मैं आपको कुछ सिलेक्टेड देश का नाम बताता हूँ, आपको बस वो दिमाग में रखना है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान देश से होकर गुजरती है। इसके अलावा और भी देश हैं, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट आप वो दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी हाल ही में एग्जाम में देखने को मिला था क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए भारत से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भारत में यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद देखिए भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया ये प्रमुख देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। भारत से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। मकर रेखा की बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इन प्रमुख देशों से होकर मकर रेखा फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा। अब इन सभी में देखिए मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। मैक्सिको ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, बाकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा नहीं गुजरती है। मैक्सिको को लेकर एग्जामिनर जो है 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, देखिए अफ्रीका के कांगो नदी अफ्रीका को 2 बार काटती है और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हम याद करेंगे कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो बचा हुआ लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को वहीं काटेगी, तो वो आप इजीली आप याद रख पाएंगे। तो देखिए कांगो नदी जब भी आप देखेंगे तो इसका देखिए वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो क से हो रहा है। तो देखिए क हमें देखने को मिल रहा है कर्क में भी और मकर में भी, और भूमध्य में हमें क देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या 2 आंसर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो कंफ्यूज कर रहा है उनको हटा दीजिए। कर्क रेखा और मकर रेखा को हमने दोनों हटा दिया, बचा भूमध्य रेखा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो जब भी आप देखिएगा कांगो नदी जो है वो किस रेखा को 2 बार काटती है, तो भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, का जिसमें आएगा उसको आपको हटा देना है, बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा हमारा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, अगर आपने अच्छे से समझ लेते हैं तो पीएससी या फिर एसएससी में जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली सही करके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम एक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट की ओर चलते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के इस टॉपिक के क्वेश्चन में लिए हैं, इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपका यह टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पक्का है। तो चलिए फ्रेंड्स, टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की संख्याएं कितनी हैं? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। देखिए विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो देखिए प्रधान या मोटा रेखा जो है वो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसीलिए उसे ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। अगला देखिए ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, देखिए इसका तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा।
अगला है फ्रेंड्स, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो देखिए पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, चीन से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती है। नेपाल और पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पर होते हैं, भूमध्य रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन व रात एक समान होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो होता है वो हमेशा लंबवत होता है भूमध्य रेखा के, इसीलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपयुक्त में किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय का अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परस्पर दो देशांतर के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पे होती है। दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर होती है, कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। अगला है फ्रेंड्स, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को कौन सी काटती है, लिम्पोपो नदी, और कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। कौन सी है फ्रेंड्स, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि उत्तर की ओर 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश और दक्षिण की ओर 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इस वजह से इस क्षेत्र को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा देखिए भारत से गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून का, क्योंकि सूरज जो होता है वो कर्क रेखा को लंबवत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है, कितना होता है, 5.5 घंटा का होता है, यह मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर, तो यहाँ इसको क्या बोला जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है, मतलब डी आंसर इसका सही हो जाएगा। उसी को ही हम बेस मानकर समय का निर्धारण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए महाराष्ट्र नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है यहाँ पे कर्क रेखा भारत में। देखिए अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है। देखिए कांगो कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए का वाले सारे हटा दीजिए आप, कर्क रेखा मकर रेखा दोनों हटा दीजिए, यहाँ पे भूमध्य रेखा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा को कांगो नदी जो है वो 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से ही सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से हम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आपका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।